सबसे पहले शुरुआत आनंद त्रिपाठी जी आप ही के साथ करना चाहूँगी, क्योंकि आज हम खास तौर पर टूरिज्म सेंट्रिक बात कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये सिर्फ पैसे वालों तक ही सीमित है, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है ये उन्हीं के हिस्से का खाना पीना है, लेकिन आम आदमी के लिए इसमें एंट्री करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये कितना बड़ा मिथ है, और अगर नहीं तो ये कैसे पॉसिबल है एक आम आदमी के लिए कि वो टूरिज्म के क्षेत्र में अपनी एंट्री कर पाए और इसमें व्यवसाय कर सके? थैंक यू। इसके पहले कि मैं इसके रिप्लाई पे आऊँ, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पर्यटन विभाग की ओर से भारत 24 का, कि आज इस अवसर पे आपने हमें मंच दिया कि हम पर्यटन विभाग की उपलब्धियों के संबंध में सबसे वार्ता कर सकें। और हमारे बीच सम्माननीय जलदाय मंत्री जी भी बैठे हैं, माननीय राजीव अरोड़ा साहब भी बैठे हैं जो पहले हमारे आरटीडीसी के चेयरमैन भी होते थे, और पवन अरोड़ा जी हैं जो ये सारा संचालन का दायित्व आपने लिया है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद। आपने जो प्रश्न किया कि ये थोड़ा सा एलिटिस्ट नेचर का इंडस्ट्री रहा है पहले से, लोगों के मन में एक धारणा है कि घूमने फिरने की बातें होती हैं, ये तो पैसे वाले लोगों का या इंग्लिश स्पीकिंग लोगों का कुछ क्षेत्र है जिसमें आम आदमी उतना जुड़ाव महसूस नहीं करता है। लेकिन अब ये धारणा बहुत तेजी से बदल रही है, और मैं इस वर्तमान सरकार में जो योजनाएं लागू की गई और जो सुविधाएं दी गई इस उद्योग को, और सबसे बड़ी बात जो इसे उद्योग का दर्जा दिया गया, तो आज इस उद्योग से, इस सेक्टर से जुड़ा हुआ हर आदमी अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा है। और मैं अगर कुलदीप जी के शब्दों को थोड़ा सा चुरा लूँ तो हर आदमी अब उद्योगपति बन गया है। जो पर्यटन सेक्टर में पहले ट्रैवल एजेंट कहते थे कि ये ट्रैवल एजेंट है, ये तो होटेलियर हैं, अब वो स्थिति नहीं है। अब हर आदमी उद्योगपति है और एक सम्मान के साथ अपना कंट्रीब्यूशन राज्य की अर्थव्यवस्था में वो देना चाह रहा है। और इसके लिए राज्य सरकार ने इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, चाहे वो रिप्स के माध्यम से इन्वेस्टमेंट की सुविधाएं हों, कम ऋण पे कम इंटरेस्ट पे लोन की सुविधाएं हों, या सिंगल विंडो सिस्टम हो जिससे कि एक निश्चित समय सीमा में उसके जो भी प्रोजेक्ट वो लाना चाहता है उसके अनुमोदन की बात हो, कैपिटल सब्सिडी की बात हो, बैंकों से आसान ऋण की बात हो, या और भी जो हमारी योजनाएं हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण योजना इस सरकार ने निकाली वो ग्रामीण पर्यटन योजना निकाली, जिससे कि आपको बिना कोई लैंड कन्वर्जन कराए गाँव में, बिना लैंड बिल्डिंग प्लान को अप्रूव कराए आप अपना उद्योग शुरू कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सी योजनाएं आई, बहुत सारे गाइडों का भी चयन किया गया जो पिछले 10-12 सालों से नहीं हो पा रहा था, तो युवाओं को इससे जोड़ा गया। फिल्म शूटिंग के लिए हमारा राज्य जाना जाता है, और हमने इस चीज़ की, इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको समझते हुए एक फिल्म शूटिंग प्रमोशन पॉलिसी भी ले आई, जिसमें 2 करोड़ तक की सब्सिडी हम फिल्म प्रोड्यूसर को दे सकते हैं। इस तरह हेरिटेज सर्टिफिकेट जैसी एक योजना है जिसके तहत बार लाइसेंस पे छूट मिलती है। क्योंकि राजस्थान हेरिटेज बिल्डिंग्स के लिए जाना जाता है, और यहाँ पे गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में कोई ना कोई ऐसा हेरिटेज मॉन्यूमेंट या बिल्डिंग या स्ट्रक्चर है जिसको कि उसका जो स्वामी है, जो ओनर है, वो उसको कुछ होटल इंडस्ट्री या होटल यूनिट के रूप में चलाना चाहता है। तो इस तरह की बहुत सी जो योजनाएं आई हैं, इससे निश्चित रूप से ये हुआ है कि हर आदमी इस उद्योग से अपने को जुड़ा हुआ महसूस करता है, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहभागिता हो और हर आदमी को ये फील हो कि ये मेरा सेक्टर है, ये मेरा उद्योग है, ये मेरा स्टेट है, और मुझे इसमें कंट्रीब्यूट करना है, और निश्चित रूप से उसका लाभ भी उसको मिलेगा। जी, थैंक यू। सुमिता जी, आपसे मेरा सवाल है कि क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब हमने सुना कि राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ रहा है, मैम ने कहा कि अभी बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना अभी बाकी है, और वैसी ही प्लानिंग चल रही है। सबसे पहले तो मैं उन बड़े सर्किट्स का जिक्र करना चाहूंगी जिनको तैयार किया जा रहा है ताकि टूरिज्म इंडस्ट्री में राजस्थान को और बढ़ावा दिया जा सके। जी, जहाँ तक सर्किट्स की बात आप पूछ रहे हैं, सरकार के कार्यकाल में जो मेजर सर्किट्स, धार्मिक पर्यटन सर्किट, शेखावटी पर्यटन सर्किट, जिसमें शेखावटी के कई एरियाज़ को डेवलप करने का, वहाँ की जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करने का, और जो टूरिस्ट और जो दर्शनार्थी जाते हैं उनके लिए जितना ज़्यादा सुविधाजनक वो जगह बने उतना उनको बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा, उनका जो धर्म की तरफ रुझान जो बढ़ेगा
वो उस फैसिलिटी क्रिएशन से इट बिकम्स ईजियर। सो उस तरह से हमने ट्राइबल सर्किट भी डेवलप करने की कोशिश की है। तो सरकार ने वागड़ पर्यटन सर्किट, जिसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए घोषणाएं की हुई है। और जहाँ तक हम सदर्न राजस्थान की बात करें, पाली, जालौर और सिरोही में गोडवाड़ पर्यटन सर्किट, जिसमें कि कई जैसे कि सर ने पहले मेंशन किया कि पुराने जो फोर्ट्स हैं या पुराने जो मंदिर हैं जो थोड़े डिसरिपेयर में हैं, उनको रेनोवेट करना, उनके प्रमाइसेस को और बेटर करना, इस तरह की फैसिलिटीज़ और इस तरह के डेवलपमेंट वर्क गवर्नमेंट द्वारा लिए गए हैं। और आपको लगता है कि ये प्लानिंग टूरिज्म के लिहाज से, राज्य के लिहाज से काफी प्रभावशाली आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है? बिल्कुल है, बिकॉज द वर्ल्ड लुक्स टुवर्ड्स इंडिया एज अ स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन, सो दैट मेक्स सेंस दैट यू डेवलप योर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एट दीज प्लेसेस। जी। So we have tried our best to make it as easy for the worshippers, for the tourists, for the visitors. So जी, और इसी बीच में मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मुझे कुछ आवाज़ें आ रही हैं, अगर आप लोगों की अटेंशन मिल पाए, क्योंकि बात आप ही के राज्य की हो रही है। ख़ासतौर से पीछे बैठे स्टूडेंट्स मुझे कुछ नज़र आ रहे हैं। वैसे ये चाय पे चर्चा इस वक्त ग्रुप पर चर्चा चल रही है एंड दे आर लीस्ट अटेंटिव। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ जो चर्चा चल रही है उस पर अगर आप लोग ध्यान दें तो बहुत अच्छा होगा। और उपेंद्र जी, सबसे पहले मैं रूरल टूरिज्म पॉलिसी के बारे में बात करना चाहूँगी। ये कब से लागू हुई, किस तरीके से ये आगे बढ़ रही है और कहाँ तक कैसे ये जाएगी, आप देखते हैं? आप सभी को नमस्कार। नवंबर 2022 से ग्रामीण रूरल टूरिज्म पॉलिसी को लागू किया गया और ये एक, जैसे पहले भी मेरे डायरेक्टर मैम ने भी कहा, एडिशनल डायरेक्टर साहब ने भी कहा कि ये बड़ा गेम चेंजिंग वो रहा है कि अब तक ये था कि जो टूरिस्ट आता था वो अर्बन एरियाज़ में ही मोनूमेंट्स को, हवेलीज़ को या शॉपिंग के लिए। अब आज का जो टाइम है वो बेसिकली है एक्सपीरियंशियल टूरिज्म का। कोविड के बाद में ये भी चेंज आया है कि लगभग जो है अर्बन एरियाज़ या सिटी के बजाय अब रूरल एरियाज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। उसी के तहत ही कि सबसे बड़ी इसकी बात यह है कि आपको किसी तरह का लैंड कन्वर्जन नहीं कराना पड़ेगा। जो आपकी लैंड है उसका 10%, मतलब मिनिमम 2000 स्क्वायर मीटर्स, मैक्सिमम 2 हेक्टेयर ज़मीन को आप जो है रूरल टूरिज्म पॉलिसी में आप कन्वर्ट करा सकते हैं। इसके तहत एग्रो टूरिज्म यूनिट, ग्रामीण गेस्ट हाउस, कैरन पार्क्स एंड कैंपिंग साइट्स, ये 4 तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो गाँव में बाकायदा रूरल टूरिज्म पॉलिसी के तहत हम अप्रूव कर रहे हैं। साथ ही आपको मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना के तहत 25 लाख तक का लोन भी आप ले सकते हैं। 10 साल तक आपको स्टेट जीएसटी बाकायदा रिफंडेबल है। तो इस तरह के जो प्रोत्साहन इस पॉलिसी में रखे हैं और उसी के तहत काफ़ी सारे आप देखें कि विद इन 6-7 मंथ्स ऑलमोस्ट 40 के आसपास हम लोगों ने इस तरह के प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है और काफ़ी सारी एप्लीकेंट्स जो है अप्रोच कर रहे हैं। तो आने वाले समय में कि इससे ये हुआ है कि आपका जो गाँव से माइग्रेशन था, रोज़गार क्रिएट हुआ इससे और लोगों में टूरिज़्म की समझ भी आई है। जैसा हम सब जानते हैं कि एक जब टूरिस्ट आता है तो कम से कम वो 10 से 12 लोगों को रोज़गार देता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो एक बहुत बड़ा जो है काम इस सरकार में हुआ है और काफ़ी टाइम से, जैसे अब तक ये था कि हेरिटेज होटल्स ही गाँव में हुआ करती थी और उनका बहुत बड़ा एक वर्क जो है हमारे यहाँ का बहुत बड़ा एक यूएसपी था। जितने हेरिटेज होटल, 70% ऑफ हेरिटेज होटल्स ऑफ इंडिया इट्स इन राजस्थान। तो उसके बाद में अब ये है कि आपका ग्रामीण पर्यटन इकाई में एग्रो टूरिज्म यूनिट है, गेस्ट हाउसेज हैं, कैरन पार्क्स हैं, कैंपिंग साइट्स हैं। ये दूसरा यूएसपी होने जा रहा है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट इन एडवांस, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कैसे इससे जोड़ा जाए और ख़ासतौर से टूरिज्म इंडस्ट्री से अगर उन्हें जोड़ा जाता है तो वही बात सच होती है कि सिर्फ एलीट क्लास के लिए ये इंडस्ट्री नहीं है बल्कि आम लोग भी इससे जुड़ सकते हैं।